एडवर्ब हम पढ़ रहे थे, आगे हैं एडवर्ब में देखो, इनके बाद भी इन्वर्जन का प्रयोग होता है। किनके बाद? नो वाले एक्सप्रेशन में। नो का एक्सप्रेशन देखो, एट नो टाइम, इसमें नो का एक्सप्रेशन है एट नो टाइम, अंडर नो सर्क्यूमस्टेंसेस, सर्क्यूमस्टेंसेस मतलब परिस्थितियां, ठीक है, अंडर नो सर्क्यूमस्टेंसेस, इन नो वे, इन नो वे, ठीक है, नो का एक्सप्रेशन है, वे मतलब रास्ता, ऑन नो कंडीशन, ऑन नो कंडीशन भी हो सकता है, इसमें भी नो का एक्सप्रेशन है। इनके बाद भी इन्वर्जन का प्रयोग होता है। इन्वर्जन मतलब पहले हेल्प, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का प्रयोग होगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। जैसे अंडर नो सर्क्यूमस्टेंसेस विल आई डू इट, अंडर नो सर्क्यूमस्टेंसेस से स्टार्ट है वाक्य, और उसके बाद विल क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और आई सब्जेक्ट बाद में है, उसके बाद इसकी मेन वर्ब लगाई है डू, तो ये सेंटेंस सही है। अगर मैं इसको, अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ होता अंडर नो सर्क्यूमस्टेंसेस आई विल डू इट, तो फिर रॉन्ग हो जाता। सब्जेक्ट पहले ना आगे, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, है ना, ये सही लिखा हुआ है। ऐसे अंडर नो सर्क्यूमस्टेंसेस कैन वी हेल्प यू इन दिस इलीगल वर्क सेड द मैनेजर। तो अंडर नो सर्क्यूमस्टेंसेस के बाद ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और ये वी हेल्प मतलब कैन के बाद, कैन के बाद सब्जेक्ट आया है, कैन के पहले अगर वी लगाया होता तो फिर रॉन्ग था। कैन वी हेल्प मेन वर्ब है, वो सब्जेक्ट के बाद आई है, तो यहाँ पे ये कैन आ गया, ये ठीक है। तो कहने का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो पहले आती है सब्जेक्ट के पहले। अंडर नो सर्क्यूमस्टेंसेस से अगर सेंटेंस स्टार्ट है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ये कैन लगा हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब, ऐसे। ये तो था नो एक्सप्रेशन में। अब देखो आगे हैं और भी कुछ है, जिसमें ऑन ए हिल है, इन द वैली, राउंड द कॉर्नर, अंडर द टेबल, आउटसाइड द गेट, along the northern and southern frontier, along the northern frontier भी हो सकता है, along the southern frontier भी हो सकता है, 10 miles beyond the school, under a tree, पेड़ के नीचे, on the bed, इनके बाद भी नाउ वेयर एल्स, इनके बाद भी इन्वर्जन का प्रयोग होता है, ठीक है, इनके बाद भी इन्वर्जन का प्रयोग होगा, मतलब सब्जेक्ट के पहले हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, देखो। लेकिन ये जो लिखे हुए हैं ना, इनके बाद यदि गो, कम, वॉक, लाई, स्टैंड, वॉक, वॉक दो बार आ गया, एक बार हटा दो, ठीक है, वर्ब हो तो पूरा वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है, अतः इनके बाद डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि अंडर ए ट्री वाज लाइंग ए टायर्ड ओल्ड मैन, ठीक है, तो इसमें तो लाई आया है, हाँ, तो ये वर्ब पहले आया और ये टायर्ड ओल्ड मैन बाद में, वाज लाइंग का प्रयोग पहले हुआ है, मतलब इसमें देखो कि वाज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, और ये लाइंग इसकी वर्ब हो गई यहाँ, तो वाज लाइंग, और सब्जेक्ट है वो बाद में आया, ये टायर्ड ओल्ड मैन, मतलब इनके बाद है जो कि इन्वर्जन का प्रयोग तो वही है। राउंड द कॉर्नर वेंट दिनेश, जैसे यहाँ लिखा हुआ है राउंड द कॉर्नर वेंट दिनेश, तो यहाँ मैन वर्ब आ गई वेंट, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, इनके बाद वर्ब का प्रयोग हुआ है, इसमें यह नहीं कि डू, डज, डिज का प्रयोग नहीं होता है। किन किन वर्ब में? सेंटेंस तो राउंड द कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन डू, डज और डिड इस फॉर्म में नहीं आना चाहिए, मतलब इस फॉर्म में इन्वर्जन का प्रयोग नहीं होता है। कब? जब गो, कम, वॉक, लाई और स्टैंड वर्ब हो, तो यही इसकी मेन वर्ब भी यहाँ आती है। जैसे गो की सेकंड फॉर्म वेंट आ गई, तो यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं लिख सकते कि डिड गो, ऐसे फिर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, डिड गो या डिड दिनेश गो लिखना फिर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें गो का तो मैंने बताया, गो का इसमें लिखा हुआ ये एक स्पेशल केसेस है, इसमें डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं करना है। किसमें? राउंड द कॉर्नर आए इसी में, ठीक है। अगर ये वर्ब आ गई गो की सेकंड फॉर्म, तो फिर यहाँ पे वेंट दिनेश वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है, डायरेक्ट वर्ब आ सकती है, डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं होता है इसमें। जब गो आए या फिर कम वर्ब आए या फिर वॉक, लाई या स्टैंड ये आए तो, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अंडर ए ट्री वाज लाइंग ए टायर्ड ओल्ड मैन, ये तो सही है, ठीक है। और अंडर ए ट्री वाज सिटिंग द सेंट whom we had seen somewhere else, इसमें भी सही है क्योंकि वाज और ये सिटिंग आ गई, तो वाज हो गई हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसके इन्वर्जन का प्रयोग मतलब
इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा और उसके बाद वर्ब आएगा। डायरेक्ट इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता, ये तो कन्फर्म है ना। जैसे कि ये अंडर ए ट्री है, इसके बाद अगर सब्जेक्ट लिख दिया तो भी रॉन्ग माना जाएगा। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट को पहले लिख दो और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को बाद में लिखो तो फिर रॉन्ग माना जाएगा। पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब आएगी, ऐसे। ठीक है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनके बाद वर्ब के तौर पे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ये ध्यान रखना है। बस कुछ एक स्पेशल केसेस हैं, जैसे ये जो शब्द लिखे हुए हैं, ऑन ए हिल, इन द वैली, राउंड द कॉर्नर, अंडर द टेबल, आउटसाइड द गेट, अलोंग द नॉर्थर्न या साउथर्न फ्रंटियर, टेंस मिल्स, बियॉन्ड द स्कूल, अंडर ए ट्री, ऑन द बेड और नाउ वेयर एल्स। इनके बाद इन्वर्जन का प्रयोग तो होता ही है, मतलब इनके बाद या तो ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब आएगी, ऐसे होता है। पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा। लेकिन अगर गो, कम, वॉक, लाई और स्टैंड वर्ब हो तो डू, डज, डीड का प्रयोग ना होकर सीधी वर्ब आती है, ऐसा है। जैसे यहाँ आया राउंड द कॉर्नर वेंट दिनेश, इसको डिड गो दिनेश नहीं लिख सकते क्योंकि गो आ गया ना, राउंड द कॉर्नर के बाद गो इसमें लिखा हुआ है तो डायरेक्ट वर्ब लिख दी, सेकंड फॉर्म वेंट दिनेश। सब्जेक्ट बाद में लिखा जाएगा, पहले वर्ब आएगी, ये है। ठीक है, इसी को इन्वर्जन कहते हैं। ये चारों सेंटेंस सही लिखे हुए हैं। ऊपर वाले में तो यही है जो नो एक्सप्रेशन वाला है, तो ये पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ऐसे है। ठीक है, और उसके बाद मैं उसकी वर्ब आ जाएगी। विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और कैन के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये दोनों सेंटेंस भी सही लिखे हुए हैं, ऐसे।